हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी को पता है कि अपन लोगों ने जो सीरीज चला रखी है पॉलिटिकल साइंस की, तो उसमें कल अपन लोगों ने मौलिक अधिकार कंप्लीट कर लिया था और नीति निर्देशक तत्व की शुरुआत कर दी थी और अपन लोगों ने अनुच्छेद 36 भी पढ़ा था और 37 भी पढ़ लिया था। आज अपन लोग बात करेंगे नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 38। किसकी बात करेंगे? अनुच्छेद 38 की बात करेंगे, अर्थात अनुच्छेद 38 में क्या बताया गया है। और अनुच्छेद 38 के बारे में कल अपन लोगों ने पढ़ भी लिया था, ठीक है, याद रखना। आज अपन लोग बात करेंगे अनुच्छेद 38 बी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 38 बी की बात करेंगे। देखो, अनुच्छेद 38 बी की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। करते हैं अपनी शुरुआत और बात करते हैं अनुच्छेद 38 बी। किसकी बात करें? 38 बी की बात करते हैं। देखो, इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया है कि राज्य क्या करेगा? राज्य क्या करेगा? राज्य याद रखना, राज्य क्या करेगा? राज्य आय प्रतिष्ठा, राज्य आय प्रतिष्ठा व अवसरों की, राज्य आय प्रतिष्ठा व अवसरों की असमानताओं को, किनको? अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा। क्या करेगा? राज्य आय प्रतिष्ठा अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। समाप्त करने का प्रयास करेगा। याद रखना, राज्य क्या करेगा? आय प्रतिष्ठा, ठीक है, अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। समाप्त करने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। किसके मध्य? अर्थात नागरिकों के मध्य जो ये बात है ना, आय प्रतिष्ठा और अवसरों वाली, इनको क्या करेगा? समाप्त करने का प्रयास करेगा। अर्थात राज्य क्या करेगा? आय के मामले में, प्रतिष्ठा इज्जत के मामले में, और जो जो अवसर मिलते हैं, ठीक है, अवसर क्या मिलते हैं? इनकम सोर्स कमाने के, तो उनके मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, ठीक है, उनके बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। अर्थात नागरिकों के मध्य कोई भी असमान नहीं होना चाहिए, सभी को क्या करेगा? इक्वल करेगा। इसलिए क्या कहता है? राज्य आय प्रतिष्ठा अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। और याद रखना, बात करें अनुच्छेद 38 बी को कब जोड़ा गया, तो याद रखना 44वां संविधान संशोधन हुआ। कब? 1978 के तहत। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या किया गया? अनुच्छेद 38 बी को जोड़ा गया। क्या किया गया? अनुच्छेद 38 बी को जोड़ा गया था। याद रखना, बात की जाए अनुच्छेद 38 बी को कब जोड़ा गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 38 बी को जोड़ा गया। और कल अपन लोगों ने अनुच्छेद 38 के बारे में पढ़ा, तो 38 के बारे में अपन लोगों ने क्या पढ़ा था? 38 के बारे में अपन लोगों ने पढ़ा था कि राज्य क्या करेगा? राज्य क्या करेगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करेगा। क्या करेगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करेगा। वही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जिसका उल्लेख कहां दिया गया था? प्रस्तावना में दिया गया था। कहां दिया गया था? प्रस्तावना में। तो पूछा जाए कि न्याय की जो संकल्पना है कहां कहां देखने को मिलती है? एक तो प्रस्तावना में और एक नीति निर्देशक तत्वों में। और इसी का भाग आता है 38.2। 38.2 क्या कहता है? कि राज्य आय प्रतिष्ठा अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। और इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया। यहाँ पर एक शब्द है अवसर। याद रखना, ये बात अपन लोगों ने पढ़ी है। कहां पढ़ी है? अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 पढ़ा है ना। अनुच्छेद 16 में क्या पढ़ा है? लोक नियोजन में अवसर की असमानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता के बारे में पढ़ा है। लोक नियोजन में अवसर की समानता, अर्थात नौकरियों में समान रखने के बारे में बताया गया है। यानी नौकरियों में सभी को समान अवसर दिया जाएगा। और वही बात यहाँ बताई गई है कि राज्य आय प्रतिष्ठा अवसर, यानी जो इनकम कमाने के जो जो भी सोर्स है ना, उन सोर्स में नागरिकों के मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो भी मतलब है भेदभाव करने के लिए जो भी तत्व होंगे ना, उन तत्वों को समाप्त किया जाएगा और सभी को समान किया जाएगा। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। और इसे कब जोड़ा गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया। तो कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। फिर अपने चलते हैं हम आगे और आगे बात करते हैं अनुच्छेद 39 की। किसकी बात करते हैं? अनुच्छेद 39 की बात करते हैं। देखो 39 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 39 में कुछ तत्व बताए गए हैं। बात करते हैं हमने अनुच्छेद 39 39 की बात करते हैं। और 39 में कुछ विशेष उपबंध किए गए। क्या किए गए? विशेष उपबंध किए गए। अनुच्छेद 39 में क्या किए गए? विशेष उपबंध किए गए। कौन कौन से उपबंध किए गए? देखो, विशेष उपबंध किए गए हैं।
कौन कौन से विशेष उपबंध किए गए उनके बारे में अपन लोगों को बात करेंगे कि अनुच्छेद 39 क्या कहता है। अनुच्छेद 39 से क्या कहता है, देखो अनुच्छेद 39 क्या कहता है। 39 की बात करें तो इसमें पहला आर्टिकल आता है 39A। कौन सा आर्टिकल आता है, अनुच्छेद 39A आता है पहला आर्टिकल। देखो अपने बात करते हैं अनुच्छेद 39A की, किसकी बात करते हैं, अनुच्छेद 39A की बात करते हैं। देखो 39A में क्या बताया गया, इसमें कहा गया कि राज्य नागरिकों को, राज्य किनको, राज्य नागरिकों को अर्थात स्त्री व पुरुष को, किनकी बात करें, राज्य स्त्री व पुरुष की बात हो रही है। यहाँ पर नागरिक जो मैंने लिखा, यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों की बात हो रही है। राज्य नागरिकों को आजीविका के, किसके, आजीविका के समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। आजीविका के क्या करेगा, समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। आजीविका के क्या करेगा, समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। अर्थात स्त्री व पुरुष को क्या कहेगा कि आप आजीविका कमाने के दोनों ही काबिल है और आप दोनों को क्या किया जाता है, समान मौका दिया जाता है। ठीक है, अर्थात राज्य क्या करेगा, राज्य का कर्तव्य बनता है कि स्त्री व पुरुष को क्या करे, आजीविका के समान अवसर उपलब्ध करवाए। क्या करवाए, आजीविका के समान अवसर उपलब्ध करवाए। बात आगे समझ में क्या, अनुच्छेद 39A की बात करें, 39A क्या कहता है कि राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह स्त्री व पुरुष को क्या करेगा, आजीविका के समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। क्या करेगा, आजीविका के समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। समझ में आ गई बात क्या, ठीक है। अब अपनी बात करते हैं 39B की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अनुच्छेद 39B की बात करते हैं। 39B में क्या बात बताई गई, देखो 39B की बात करते हैं। देखो अनुच्छेद 39B की बात करें, 39B में क्या बताया गया, 39B में बताया गया कि राज्य, यहाँ पर बात हो रही है कि राज्य भौतिक संसाधनों का, किनका, राज्य भौतिक संसाधनों का, राज्य भौतिक संसाधनों का आवंटन। इसमें कहा गया कि राज्य भौतिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार से करेगा, राज्य भौतिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार से करेगा, इस प्रकार से करेगा, इस प्रकार से करेगा ताकि सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त हो सके, ताकि सभी लोगों को क्या हो सके, समान अवसर प्राप्त हो सके, समान अवसर प्राप्त हो सके, समान अवसर प्राप्त हो सके। यानी राज्य भौतिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार से करेगा कि जिससे समान अवसर प्राप्त हो सके। अर्थात याद रखना, अधिकतम लोगों को हित प्राप्त हो सके। क्या हो सके, अधिकतम लोगों को हित प्राप्त हो सके। यानी भौतिक संसाधनों का मतलब होता है कि जो दिनचर्या, जो अपने रोजाना की दिनचर्या में काम आने वाली चीजें उनका, अर्थात भौतिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार से करेगा ताकि समान अवसर प्राप्त हो सके, अर्थात लोगों को क्या उसके अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। और इसी के चलते अपने बात करें इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी ने 9 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था ना, नहीं या नहीं किया था। तो वो भौतिक संसाधन थे और भौतिक संसाधनों का आवंटन राष्ट्रीयकरण इसलिए किया ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके इन बैंकों का। ठीक है देखना, तो यही बात यहाँ बताई गई है कि राज्य भौतिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समान अवसर प्राप्त हो सके। याद रखना। अब अपने बात करते हैं 3 नंबर 39C की बात करते हैं। 39C में क्या बताया गया, 39C में बताया गया कि राज्य आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण पर रोक लगाएगा। देखो 39C की बात करें, बहुत बढ़िया बात बताई है। 39C की बात करें, 39C में बताया गया कि राज्य क्या करेगा, राज्य आर्थिक संसाधनों के, राज्य आर्थिक संसाधन मतलब है कि ऐसे संसाधन जिससे व्यक्ति की आजीविका चलती हो। राज्य आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण पर रोक लगाएगा। राज्य क्या करेगा, आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण पर क्या करेगा, रोक लगाएगा। क्या करेगा, रोक लगाएगा। अर्थात आर्थिक संसाधन ऐसे संसाधन जिनसे इंसान को या फिर आदमी को आजीविका की सोर्स मिलते हो। आजीविका का मतलब एक प्रकार से उसका साधन है। तो राज्य क्या करेगा, आर्थिक संसाधन केंद्रित, मतलब राज्य उस पर अपना अधिकार नहीं करेगा और बल्कि उसको क्या कर देगा, विकेंद्रीकरण कर देगा। केंद्रीकरण का मतलब है रोक लगाना, मतलब विकेंद्रीकरण मतलब सभी को समान अवसर दे देना ताकि सभी लोग क्या कर सके, उसमें बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा ले सके। अपने बात करें 1991 की बात करें तो एलपीजी आई थी, लिबरेशन प्राइवेशन ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, 1991 में नरसिम्हा राव आया था देश के प्रधानमंत्री। तो नरसिम्हा राव ने एलपीजी, ठीक है, यानी उदारीकरण वैश्वीकरण की नीति अपनाई ताकि भारत विदेश नीति की तर्ज में क्या कर सके,
भारत के साथ जितने भी देश है, भारत के आसपास जितने भी देश है, वह क्या कर सके, भारत के साथ साझा व्यापार कर सके। अर्थात भारत ने विकेंद्रीकरण की नीति को अपना दिया था। ठीक है, विकेंद्रीकरण की नीति को अपनाया था, जिसके चलते भारत भी सभी देशों के साथ व्यापार कर सकता था और अन्य देश भी भारत के साथ व्यापार कर सकते थे। तो वही बात यहाँ पर कहा गया कि राज्य आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण पर रोक लगाएगा, अर्थात उन साधनों पर राज्य अपना दबदबा नहीं रखेगा, सभी के लिए समान अवसरों के लिए उन संसाधनों को खोल देगा ताकि सभी लोग अपने आजीविका के आर्थिक संसाधनों हेतु बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकें। तो याद रखना 39C की बात याद रखना। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। फिर चलते हैं अपने आगे और अपने बात करते हैं 39D की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 39D की बात करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं अपने आगे और बात करते हैं 39D की बात करते हैं। ठीक है, बात करते हैं अपने 39D की। देखो 39D में क्या बताया गया है। ठीक है, 39D में क्या बताया गया है, देखो 39D की बात करते हैं भाई। 39D में क्या बताया गया, देखो 39D की बात करें तो 39D में बताया गया 39D में क्या बताया गया कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। समान काम के लिए क्या दिया जाएगा? समान ही वेतन दिया जाएगा। समान काम के लिए क्या दिया जाएगा? समान वेतन दिया जाएगा। और इसकी अपने एग्जांपल देखें, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। अपने बात कर सकते हैं मनरेगा। किसकी बात कर सकते हैं? एग्जांपल की बात कर सकते हैं। तो इसमें बात करें, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को क्या दिया जाता है? समान काम के लिए समान वेतन होता है। ये नहीं है भी आदमी ने ज्यादा काम किया तो आदमी को मजदूरी ज्यादा और महिला ने कम काम किया तो महिला को मजदूरी कम, नहीं। 39D क्या कहता है? चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को समान काम के लिए क्या दिया जाएगा? समान वेतन दिया जाएगा। और इसका जीता जागता उदाहरण अपने मान सकते हैं मनरेगा को। क्या मान सकते हैं? मनरेगा को मान सकते हैं। समझ में आ गई बात की। अब अपने बात करते हैं 39E की बात करते हैं। किसकी बात करें? 39E की बात करें। और 39E में क्या बात बताइए, देखो अनुच्छेद 39E की बात करते हैं। अनुच्छेद 39E की बात करते हैं। और 39E में क्या बताया गया? इसमें बताया गया कि राज्य का कर्तव्य बनता है, राज्य का कर्तव्य बनता है कि क्या बनता है? स्त्री व पुरुष के बच्चों की, स्त्री प्लस में पुरुष के बच्चों की क्या करेगा? स्त्री प्लस पुरुष के बच्चों की क्या करेगा? देखभाल करेगा। स्त्री प्लस में पुरुष के बच्चों की क्या करेगा? देखभाल करेगा। प्लस में उनकी सुकुमार अवस्था का ध्यान रखेगा। क्या रखेगा? उनकी सुकुमार अवस्था का ध्यान रखेगा। क्या करेगा? ध्यान रखेगा। वही बात कौन सी? स्त्री और पुरुष के जो भी बच्चे होते हैं उनके लिए राज्य सरकार योजनाएं चलाती है ना, कि अपने बहुत सारी योजना देखते हैं जो छोटे बच्चों के लिए चलाती है, आंगनबाड़ी बाल वाटिका के लिए चलाती है। तो वही बात यहाँ पर बताएगी कि 39E में बताया गया कि राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह स्त्री व पुरुष के बच्चों की क्या करेगा? देखभाल करेगा और उनकी सुकुमार अवस्था का क्या रखेगा? ध्यान रखेगा। क्या रखेगा? ध्यान रखेगा। और इसके बाद में बात करते हैं 39F की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 39F की बात करते हैं। और F में क्या बताया गया? F में बताया गया कि राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह क्या करे? राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह क्या करे? जो स्त्री व पुरुष के बच्चे हैं ना, उनको स्वस्थ वातावरण उपलब्ध करवाए। देखो 39E के बाद में F है, बहुत बढ़िया है, ये पूछा भी गया, याद रखना। 39F की बात करें, 39F में बताया गया कि राज्य का कर्तव्य बनता है। किसका? राज्य का क्या बनता है? कर्तव्य बनता है। क्या कर्तव्य बनता है? कि स्त्री व पुरुष की बात करें, स्त्री व पुरुष की बात करें, स्त्री व पुरुष के बच्चों को क्या करे? स्त्री व पुरुष के बच्चों को क्या करे? स्वस्थ वातावरण उपलब्ध करवाए। क्या करवाए? स्वस्थ वातावरण उपलब्ध करवाए। स्वस्थ वातावरण उपलब्ध करवाए। स्त्री और पुरुष को स्वस्थ वातावरण उपलब्ध करवाए। प्लस में उनके स्वास्थ्य की देखभाल करे। प्लस में क्या करे? उनके स्वास्थ्य की देखभाल करे, यानी शरीर की भी देखभाल करे, स्वास्थ्य की भी क्या करें? देखभाल करें। ये बात कौन से आर्टिकल में बताई गई है? देखभाल करें। यह बात बताई गई 39F में बताई गई है कि राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह स्त्री व पुरुष के बच्चों की क्या करेगा? देखभाल करेगा, अर्थात उनके स्वास्थ्य का देखभाल करेगा। और अगली बात याद रखना कि बच्चों को स्वस्थ वातावरण उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी भी किसकी बनती है? राज्य की बनती है। तो यह बात कौन से आर्टिकल में बताएगी? यह बात 39F में बताई गई है कि राज्य सरकार का कर्तव्य बनता है कि उनको क्या करे? स्वस्थ वातावरण उपलब्ध करवाए। क्या करे? स्वस्थ वातावरण उपलब्ध करवाए और उनके स्वास्थ्य का भी क्या रखेगा? ध्यान रखेगा। और याद रखना, इस अनुच्छेद की बात करें तो यह अनुच्छेद जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। याद रखना
पूछा जा सकता है भी कौन सा संविधान संशोधन, सॉरी कौन सा आर्टिकल अनुच्छेद 39 के तहत 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। तो 39F कब जोड़ा गया, तो याद रखना 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या किया गया था, जोड़ा गया था। क्या किया गया था, जोड़ा गया था, याद रखना। अनुच्छेद 39F की बात करें तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। और क्या कहता है इसमें कि राज्य का कर्तव्य बनता है वह स्त्री व पुरुष के बच्चों को स्वस्थ वातावरण उपलब्ध करवाएगा, अर्थात उनको शोषण से मुक्त करवाएगा। क्या करवाएगा, शोषण से मुक्त करवाएगा, ताकि उनके सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके। बच्चों का क्या हो सके, सामाजिक प्लस में आर्थिक विकास हो सके। क्या हो सके, सामाजिक प्लस में आर्थिक विकास हो सके। ये बात कौन से आर्टिकल में बताई गई है, 39F में यह बात बताई गई है। तो अपन लोगों ने 39 के बारे में पढ़ा। 39A में क्या पढ़ा, 39A में पढ़ा कि राज्य स्त्री व पुरुष को आजीविका के समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। 39B में क्या पढ़ा कि राज्य सरकार भौतिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार से करेगी ताकि सभी को समान अवसर प्राप्त हो। 39C में क्या पढ़ा, 39C में ये बात पढ़ी कि 39C में अपन लोगों ने पढ़ा कि राज्य क्या करेगा कि जो आर्थिक संसाधन है, आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण पर रोक लगाएगा, अर्थात विकेंद्रीकरण करेगा। 39D की बात करें, समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। और 39E की बात करें कि राज्य का कर्तव्य बनता है स्त्री व पुरुष के जो बच्चे हैं उनकी देखभाल करें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनकी सुकुमार अवस्था का ध्यान रखें। और 39F की बात करें कि राज्य का कर्तव्य बनता है क्या कि जो उन स्त्री व पुरुष के बच्चे हैं उनको उचित वातावरण उपलब्ध करवाएगा। क्या करवाएगा, स्वस्थ वातावरण उपलब्ध करवाएगा ताकि उनका सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके। और यह कब जोड़ा गया, तो याद रखना 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इस अनुच्छेद को जोड़ा गया था। याद रखना, समझ में आ गई बात। क्या कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। अब अपने बात करते हैं, अब आता है अनुच्छेद 39A। किसकी बात करें, अनुच्छेद 39A की बात करते हैं। अनुच्छेद 39A की बात करें, यह कब जोड़ा गया, तो यह जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। कब जोड़ा गया था, यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। और इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया निःशुल्क विधिक अधिकार। क्या बताया गया, निःशुल्क विधिक अधिकार के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया, निःशुल्क विधिक अधिकार के बारे में बताया गया है कि अगर कानूनों की मदद लेनी हो तो वह स्त्री व पुरुष निःशुल्क बिना रुपया देकर क्या कर सकता है, राज्य सरकार के तहत मदद पा सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना। निःशुल्क विधिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है, तो 39A में है। कौन से में है, 39A में है। इसमें कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। याद रखना। अपने बात करें इस अनुच्छेद के तहत क्या होता है, इस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार क्या करती है, यानी अपने बात करें कि जो गरीब वर्ग है, अब गरीब वर्ग तो हाई कोर्ट में जा नहीं सकता, हाई कोर्ट में जाएगा तो उसको वकील करना पड़ेगा, वकील करने के लिए वकील को फीस भी देनी पड़ेगी, ठीक है, तो बहुत ज्यादा लफड़ा आता है। तो राज्य सरकार ने क्या सोचा, हम लोग गरीब लोगों की मदद करने के लिए क्या करते हैं, लोक अदालतों का आयोजन करते हैं। क्या करते हैं, लोक अदालतों का आयोजन करते हैं। तो याद रखना, इसी अनुच्छेद से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने क्या किया, लोक अदालतों का आयोजन किया। लोक अदालतों का क्या किया, आयोजन किया। तो इससे प्रेरित होकर राज्य सरकार क्या करती है, लोक अदालतों का आयोजन करती है। जो अपने बात करें गांव के स्तर पर बात करें, जिला स्तर पर बात करें, तहसील स्तर पर बात करें, जाकर क्या करती है, अपने कैंप लगाती है और इन्हीं कैंपों में लोगों की जो समस्याएं होती है उन समस्याओं को सुनती है और उनका निपटान करती है ताकि उन लोगों को न्याय मिल सके। क्या मिल सके, न्याय मिल सके, उनके मौलिक अधिकारों का जो भी हनन हुआ है उनके हनन की भरपाई हो सके। तो इस अनुच्छेद से प्रेरित होकर राज्य सरकार क्या करती है, लोक अदालतों का आयोजन करती है। क्या करती है, लोक अदालतों का क्या करती है, आयोजन करती है। समझ में आ गई बात। क्या, और एक बात और याद रखना कि इसी से प्रेरित होकर अपने बात करें एक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाया गया। क्या बनाया गया, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, बात करें नालसा। इसी से प्रेरित होकर क्या बनाया गया, NLSA, नेशनल लेजिस्लेटिव स्टेट काउंटेबल, ठीक है, रखना नालसा यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। क्या बात करें, राष्ट्रीय विधिक, नेशनल लॉ, राष्ट्रीय विधिक सेवा सर्विस अथॉरिटी, नेशनल लेजिस्लेटिव
लेजिस्लेटिव सेवा अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का क्या किया गया था, गठन किया गया था। और कब हुआ था, 1987 में क्या किया गया था, नालसा का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया, नालसा, यानी राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था बनाएगी जिसका क्या नाम था, नालसा, जिसका क्या नाम था, नालसा। 1987 में बनती है और यह लागू कब होगी, 1995 में इसको पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। 1995 में क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। अब केंद्र के स्तर पर नालसा होती है, राज्य स्तर पर बात करें रालसा, स्टेट की रालसा, जिला स्तर पर होती है डलसा, DLSA, जिला स्तर पर कौन सी होती है, डलसा। तो राष्ट्रीय स्तर पर रालसा, राज्य स्तर पर रालसा और जिला स्तर पर डलसा। तो याद रखना ये जो छोटी छोटी जो संस्थाएं हैं, यह संस्थाएं कौन से अनुच्छेद के तहत बनाएगी, अनुच्छेद 39A के तहत बनाएगी। कौन से अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 39A के तहत। 39A में क्या बताया गया, निःशुल्क विधिक सहायता, यानी लोगों को बिना कुछ रुपया दिए कानून की सहायता ले सकते हैं। और कौन सा आर्टिकल है, 39A कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। और इसी के तहत इसी अनुच्छेद से प्रेरित होकर केंद्र सरकार के द्वारा बात करें नलसा, राज्य सरकार की बात करें रलसा और जिला स्तर की बात करें डलसा की क्या की थी, स्थापना की गई थी। तो दोस्तों अनुच्छेद 39 की बातें समझ में आ गई तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर चलते हैं अपने आगे और आगे करते हैं अगला आर्टिकल। और अगले आर्टिकल की बात करें, अगला आर्टिकल आता है अनुच्छेद 40 से। कौन सा आर्टिकल आता है, अनुच्छेद 40। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रही तो क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में अपना जवाब लिख सकते हो। और दोस्तों चैनल को लाइक कर दिया करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दिया करो और आपको क्या समस्या आ रही है उसके बारे में कमेंट में लिख दिया करो, ठीक है। क्योंकि मैंने ये जो सीरीज चला रखी है इसका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जो भी लगातार जुड़ा रहा उसको तो फायदा होगा और जो नहीं जुड़ा रहा तो उसकी तो बात ही क्या है अभी। तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट भी किया करो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी किया करो, ठीक है। अब अपनी बात करते हैं अनुच्छेद 40 से। और अनुच्छेद 40 तो बहुत ही बड़ी आर्टिकल है। अनुच्छेद 40 मैथ्स और ऑफलाइन क्लासों में बताता हूं कि यह तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद 40 में क्या बताया गया, ग्राम पंचायतों का गठन। किनका गठन किया जाएगा, ग्राम पंचायतों का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। ग्राम पंचायतों का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। याद रखना कि यह अनुच्छेद गांधी जी की ग्राम स्वरोजगार, कौन सी, गांधी जी की ग्राम स्वरोजगार अवधारणा पर आधारित है। ग्राम स्वरोजगार की अवधारणा पर आधारित है। कैसे, मैं बात करूं कैसे, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि अगर देश का विकास करना है तो पहले शुरुआत गांव से करनी पड़ेगी। कहां से करनी पड़ेगी, गांव से करनी पड़ेगी। हिस्ट्री में पढ़ते हैं आप लोग, गांधी जी के तथ्य है, गांधी जी की जीवनी के बारे में। तो गांधी जी ने क्या कहा था, अगर देश को सुधारना है तो पहले गांव से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो यही ग्राम स्वरोजगार है, यानी गांव वालों को रोजगार देना पड़ेगा, गांव वालों को जागृत करना पड़ेगा इस चीज के बारे में। तो यही बात करें तो अनुच्छेद 40 किस पर डिपेंड है, गांधी जी की ग्राम स्वरोजगार अवधारणा पर आधारित है। और इसीलिए इस अनुच्छेद को क्या कहते हैं, इसलिए तो इस अनुच्छेद को गांधी जी का अनुच्छेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसीलिए इस अनुच्छेद को गांधी जी का अनुच्छेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसीलिए इस अनुच्छेद को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखना अनुच्छेद 40 को क्या कहते हैं, अनुच्छेद 40 को गांधी जी का अनुच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं, गांधी जी का अनुच्छेद कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि गांधी जी ने 2 अक्टूबर, अपने बात करें सॉरी, इसी अनुच्छेद को गांधी जी का अनुच्छेद कहते हैं क्योंकि 2 अक्टूबर 1959 को क्या होता है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है। क्या होती है, मैं यहाँ पर अलग से दिखा रहा हूं, देखो बात करें पंचायती, अब नाम पंचायतों का आ ही गया तो मैं आपको बता दूं कि 2 अक्टूबर किसकी बात है, 2 अक्टूबर 1959 की बात करें तो 2 अक्टूबर 1959 नागौर जिला, कौन सा जिला, नागौर जिला। और नागौर जिले का नाम है बगदरी। याद रखना पेपर में अक्सर पूछा जाता है। नागौर जिले के बगदरी गांव से पंचायती राज व्यवस्था की क्या होती है, शुरुआत होती है। किनकी होती है, पंचायती राज व्यवस्था की क्या होती है, शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बगदरी गांव से। और किसने शुरुआत की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा क्या होती है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है। बात करूं राजस्थान की तो राजस्थान में त्रिस्तरीय व्यवस्था है। कैसी स्तरीय है, राजस्थान में त्रिस्तरीय व्यवस्था है। कौन कौन सी, अपने नीचे की स्तर की बात करें, सबसे नीचे लेवल पर होता है ग्राम पंचायत। सबसे नीचे क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है। ब्लॉक पर क्या होती है, पंचायत समिति। ब्लॉक पर क्या होती है, पंचायत समिति होती है। ब्लॉक स्तर पर क्या होती है, पंचायत समिति। तहसील स्तर पर कह सकते हैं। और जिला स्तर पर होती है जिला परिषद। जिला स्तर पर क्या होती है, जिला परिषद। याद रखना कि राजस्थान में त्रिस्तरीय व्यवस्था है और इस व्यवस्था को शुरू करने के बारे में
कौन सी समिति बनी? तो बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी समिति? बलवंत राय मेहता समिति ने क्या कहा था कि पंचायतों का ढांचा त्रिस्तरीय होना चाहिए, जबकि अशोक मेहता क्या कहता था? याद रखना, अशोक मेहता कहता था कि पंचायतों का ढांचा द्विस्तरीय होना चाहिए। अशोक मेहता ने क्या कहा? अशोक मेहता ने कहा कि पंचायतों का ढांचा कैसा होना चाहिए? द्विस्तरीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? द्विस्तरीय होना चाहिए। और याद रखना कि पंचायतों को बिना जड़ की घास जीवी के राव समिति ने कहा था। क्या कहा था? ये बात भी याद रखना कि पंचायतों को बिना जड़ की घास, बिना जड़ की घास की बात करें, ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी जीवी के राव समिति ने। किसने कही थी? जीवी के राव समिति ने। तो पंचायतों का नाम आ गया। तो मैंने आपको पंचायतों के बारे में जो सारी जानकारी थी वह बता दी कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहां से होती है? तो 2 अक्टूबर 1959 से क्या होती है? पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है। कहां से? नागौर जिले के बगदी गांव से। और याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या होती है? शुरुआत होती है। राजस्थान में त्रिस्तरीय व्यवस्था है। कैसी स्तरीय? त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिनमें बात करें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अगर अपने बात करें अनुच्छेदों की बात करें, देखो पंचायत के बारे में नाम आ गया तो पंचायत के अनुच्छेद की बात करते हैं। तो अनुच्छेद आते हैं 243 ए से लेकर 243 ओ तक। किसका उल्लेख मिलता है? पंचायती राज का उल्लेख मिलता है। पूछा था भाग आता है भाग 9। कौन सा भाग है? भाग 9। और संविधान संशोधन है 73वां संविधान संशोधन 1992 किसके तहत है? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत किसकी शुरुआत होती है? पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है। ये आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 243 ए से लेकर 243 ओ तक है। 243 ए से लेकर 243 ओ तक किसकी है? पंचायती राज के बारे में अनुच्छेद बात करें। आगे भाग 9 की बात करें 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत, 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज व्यवस्था की। और 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत किसकी? नगरीय स्वशासन की शुरुआत होती है। तो ये सारे के सारे फैक्ट आगे किससे संबंधित है? अनुच्छेद 40 यानी पंचायतों से संबंधित। किससे संबंधित है? अनुच्छेद 40 यानी पंचायतों से संबंधित बात आती है। समझ में आ गई बात क्या? अब अपने बात करते हैं अनुच्छेद 41 की। किसकी बात करते हैं? अनुच्छेद 41 की बात करते हैं। अनुच्छेद 41 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 41 में बताया गया है क्या बात बताएगी? देखो बहुत ही बढ़िया बात बताएगी अनुच्छेद 41 की। 41 में क्या बात है? किसका उल्लेख है? देखो अपने बात करते हैं आर्टिकल 41 की बात करते हैं कि राज्य क्या करेगा? राज्य अपने आर्थिक विकास की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य क्या करेगा? अपने आर्थिक विकास की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, आर्थिक विकास की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, आर्थिक विकास की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ उपबंध करेगा। आर्थिक विकास की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए क्या करेगा? कुछ उपबंध करेगा। क्या करेगा? कुछ उपबंध करेगा। और उनमें उपबंध कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 41 की बात करें, बहुत बढ़िया बात बताएगी। देखो अनुच्छेद 41 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 41 में क्या कहा गया कि राज्य अपनी आर्थिक विकास की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए सभी नागरिकों को क्या करेगा? काम, शिक्षा व लोक सहायता उपलब्ध करवाएगा। क्या करवाएगा? सभी नागरिकों को। याद रखना उपबंध क्या करेगा? सभी नागरिकों को। देखो सभी नागरिकों को क्या करेगा? काम, शिक्षा। सभी नागरिकों को बात करें तो सभी नागरिकों को काम के बाद में शिक्षा और लोक सहायता उपलब्ध करवाएगा। काम शिक्षा और लोक सहायता उपलब्ध करवाएगा। लोक सहायता क्या करेगा? उपलब्ध करवाएगा। लोक सहायता क्या करवाएगा? उपलब्ध करवाएगा। देखो राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह अपनी आर्थिक विकास की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए सभी नागरिकों को काम देगा। राज्य सरकार का कर्तव्य बनता है कि नागरिकों को काम देगा, उनको शिक्षा उपलब्ध करवाएगा और लोगों की क्या क्या सहायता हो सकती है उनके बारे में भी क्या करेगा? विशेष उपबंध करेगा। तो कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 41। कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 41 है। और याद रखना इसमें एक बात और बताई गई है कि राज्य बेकारी, बीमारी, बुजुर्ग और निःशक्तता। देखो इसमें ट्रिपल बी के बारे में बात बताई गई है। ट्रिपल बी ये मैं हमेशा ऑफलाइन क्लास में बोलता हूं कि ट्रिपल बी कि राज्य क्या करेगा? बेकारी, राज्य बेकारी के बाद में बीमारी, राज्य बेकारी के बाद में बीमारी और बीमारी के बाद में बुजुर्गों, बीमारी के बाद में बुजुर्गों और बुजुर्गों के बाद में बात करें निःशक्तता। किसकी बात करें? निःशक्तता की क्या करेगा? सहायता करेगा। निःशक्तता क्या करेगा? सहायता करेगा और उनको विशेष उपबंध भी क्या करेगा?
उनके लिए विशेष उपबंध करेगा। देखो मैंने यहाँ पर लिखा अनुच्छेद 41 में क्या कहता है कि राज्य अपने आर्थिक विकास की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष उपबंध करेगा, अर्थात सभी नागरिकों को काम, शिक्षा व लोक सहायता उपलब्ध करवाएगा, जिनके अंतर्गत बेकारी, बीमारी, बुजुर्गों और निःशक्तता की क्या करेगा, सहायता करेगा। अब यहाँ पर बेकारी का मतलब जो बेरोजगार है, बेरोजगार के लिए, जो बच्चे बेरोजगार राजस्थान में, तो उनके लिए राज्य सरकार बेरोजगार भत्ता चलाती है, तो बेकारी मतलब बेरोजगारी। बीमारी का बात करें तो बीमार जो लोग हैं उनके लिए अपनी बात करें, राज्य सरकार ने आयुष्मान आरोग्य योजना, चिरंजीवी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, ये जो योजना चला रखी है ये बीमारी से निपटने के लिए। बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्गों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना चला रखी है, ठीक है, जो बुजुर्ग व्यक्ति है उनको पेंशन दी जाएगी, तो बुजुर्गों की सहायता हो रही है। निःशक्तता, जो हैंडीकैप है उनके लिए विशेष विद्यालयों की सुविधा हो रही है। क्या हो रही है, विशेष विद्यालय खोले जा रहे हैं, राज्य सरकार के अधीन क्या हो रहा है, विशेष शिक्षा के अध्यापक लगाए जा रहे हैं, और जो निःशक्त है उनके लिए विशेष योजना इंप्लीमेंट की जा रही है। तो इन सभी के बारे में उपबंध करना किसका कर्तव्य बनता है, राज्य सरकार का कर्तव्य बनता है। तो अनुच्छेद 41 समझ में आ गई क्या बात, उम्मीद करता हूं दोस्तों अनुच्छेद 41 की समझ में आ गई होगी। मतलब मोटी मोटी बात याद रखना कि राज्य सरकार का कर्तव्य बनता है कि नागरिकों को काम, शिक्षा व लोक सहायता उपलब्ध करवाएगा, बेकारी, बीमारी और बुजुर्गों के लिए क्या करेगा, विशेष उपबंध करेगा। क्या करेगा, विशेष उपबंध करेगा। समझ में आ गई बात, क्या अनुच्छेद 41 के बारे में समझ में आ गई होगी बात आप लोगों के, याद रखना, बेकारी, बीमारी और बीमारी, या फिर अपने इसके अंतर्गत कह सकते हैं मनरेगा भी कह सकते हैं, इंदिरा गांधी रसोई योजना भी कह सकते हैं, इंदिरा गांधी गारंटी योजना भी कह सकते हैं, वृद्धावस्था पेंशन योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं जो इन लोगों के फायदे के लिए चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, ठीक है, याद रखना। तो ये सारी की सारी बातें आर्टिकल 51 में है। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, तो मैं चलता हूं आगे, और अनुच्छेद 41 की बात भी समझ में आ गई होगी, तो आप लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर मैं चलता हूं आगे, और आगे बात करते हैं अनुच्छेद 42 की। किसकी बात करते हैं, अनुच्छेद 42 की बात करते हैं। देखो अनुच्छेद 42 के बारे में पढ़ते हैं, कि उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी बातें। अगर समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी बातें लिख सकते हो। क्या कर सकते हो, कमेंट में अपनी बात लिख सकते हो, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी कर दिया करो, दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दिया करो, ताकि मेरा भी हौसला बने और मुझे भी कुछ उम्मीद हो, ठीक है। अब अपने बात करते हैं अनुच्छेद 42 की, और अनुच्छेद 42 में क्या है, देखो अनुच्छेद 42 में बताया गया कि राज्य सरकार कार्यों की मानवोचित, राज्य सरकार कार्यों की मानवोचित उचित दशाएं उपलब्ध करवाएगा, कार्यों की मानवोचित उचित दशाएं उपलब्ध करवाएगा, उचित दशाएं उपलब्ध करवाएगा, उचित दशाएं उपलब्ध करवाएगा, प्लस में प्रसूति सहायता भी उपलब्ध करवाएगा। क्या करवाएगा, प्रसूति सहायता भी उपलब्ध करवाएगा। क्या करवाएगा, प्रसूति सहायता भी उपलब्ध कराएगा। कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद 42 क्या कहता है कि राज्य सरकार कार्यों की मानवोचित व उचित दशाएं भी उपलब्ध करवाएगा, साथ में प्रसूति सहायता भी उपलब्ध करवाएगा। क्या करवाएगा, प्रसूति सहायता भी उपलब्ध करवाएगा। देखो अपनी बात करते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा कार्यों की मानवोचित, मतलब है लोगों को काम के उचित अवसर देगा, प्लस में प्रसूति सहायता। यहाँ पर मैंने जो प्रसूति सहायता लिखा, इसका मतलब यही है कि राज्य सरकार क्या करेगा, अलग अलग योजना चलाएगा। प्रसूति सहायता का मतलब है कि जो महिलाएं गर्भावस्था में होती हैं उनके लिए राज्य सरकार क्या करेगी, अलग अलग योजना चलाएगी। जैसे बात करें प्रसूति सहायता योजना, कौन सी सहायता, प्रसूति सहायता योजना चलाएगी। बात करें जननी शिशु सुरक्षा योजना चलाएगी, जननी शिशु सुरक्षा योजना चलाएगी, जननी शिशु सुरक्षा योजना चलाएगी। इसके तहत क्या बनते हैं, ममता कार्ड बनते हैं। क्या बनते हैं, ममता कार्ड बनते हैं, लाडो योजना, विभिन्न सारी योजना। ऐसी योजना जब महिला गर्भावस्था के दौरान होती है तो उसके बच्चे की देखभाल के लिए, उस महिला की देखभाल के लिए शरीर की, तो राज्य सरकार जो योजना चलाती है, तो उसके बारे में बताया गया कि राज्य सरकार कार्यों की मानवोचित उचित दशाएं उपलब्ध करवाएगी तथा प्रसूति सहायता भी उपलब्ध करवाएगी। क्या करवाएगी, प्रसूति सहायता भी उपलब्ध करवाएगी। समझ में आ रही है क्या बात है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर समझ में नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर लिख दिया करो, अपना जवाब जरूर लिख दिया करो, ठीक है, याद रखना। अब अपने चलते हैं अपने आगे, और आगे बात करते हैं अनुच्छेद 43। किसकी बात करते हैं, अनुच्छेद 43 की। अनुच्छेद 43 में क्या बताया गया, अनुच्छेद 43 में बताया गया कि राज्य सरकार कर्मकारों के लिए, कर्मकार मतलब है जो लोग काम करने वाले होते हैं, राज्य सरकार कर्मकारों के लिए
कर्मकारों के लिए उचित व्यवस्था बनाएगा। कर्मकारों क्या के लिए उचित व्यवस्था बनाएगा, क्या करेगा उचित व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, यानी जो लोग काम करते हैं, जो लोग मजदूरी करने वाले हैं, उन मजदूरी करने वाले लोगों के लिए क्या करेगा राज्य सरकार है उचित व्यवस्था बनाएगी। क्या करेगी उचित व्यवस्था बनाएगी, अर्थात उनको निर्वाह यानी जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी उपलब्ध करवाएगी। क्या करवाएगी जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी उपलब्ध करवाएगी। देखो इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि राज्य सरकार कर्मकारों के लिए उचित व्यवस्था उपलब्ध करवाएगी, अर्थात जीवन निर्वाह योग्य हेतु, अर्थात जीवन निर्वाह योग्य, अर्थात बात करें जीवन निर्वाह योग्य उचित जीवन निर्वाह योग्य उचित मजदूरी उपलब्ध करवाएगी। क्या करेगी उचित मजदूरी उपलब्ध करवाएगी। उनके लिए शिष्टतापूर्ण वातावरण, यानी उनके लिए कैसा वातावरण, शिष्टतापूर्ण जीवन कह सकते हैं। शिष्टतापूर्ण क्या कह सकते हैं कि जो लोग मजदूर है, जो लोग काम करते हैं ना, उनके लिए डेली बेस पर यानी रोजाना उनका जीवन निर्वाह किस प्रकार से, यानी उनकी दिनचर्या किस प्रकार से चले, इसके लिए राज्य सरकार क्या करेगी जीवन निर्वाह योग्य हेतु उचित मजदूरी देगी, उनके लिए शिष्टतापूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाएगी और उनको सामाजिक व सांस्कृतिक अवसर भी उपलब्ध करवाएगी। एक बात और कहेगी, इसमें क्या कहा गया कि उनको सामाजिक व सांस्कृतिक अवसर उपलब्ध करवाएगी। सामाजिक प्लस में सांस्कृतिक अवसर उपलब्ध करवाएगी, सामाजिक प्लस में सांस्कृतिक अवसर उपलब्ध करवाएगी। ये बात कौन से आर्टिकल में बोली गई है, अनुच्छेद 43 में बोली गई है कि राज्य सरकार कर्मकारों के लिए उचित व्यवस्था उपलब्ध करवाएगा। क्या करवाएगा उचित व्यवस्था उपलब्ध करवाएगा, उचित व्यवस्था उपलब्ध करवाएगा और जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी, यानी मजदूरों को, मजदूर कौन है जो कर्मकार है, कर्मकार मतलब जो डेली काम करते हैं, ठीक है, उनके लिए उचित मजदूरी, उनको शिष्टतापूर्ण जीवन है और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर भी उपलब्ध करवाएगा, ताकि वह लोग भी समाज में रहकर अपने आप को एक अधूरापन न महसूस करा सके। इसलिए अनुच्छेद 43 में बताया गया, ये सारी की सारी बात बताएगी अनुच्छेद 43 की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं अनुच्छेद 43 की बात समझ में आ रही होगी, अनुच्छेद 43 की बात समझ में आ रही होगी। अब अपने बात करते हैं अनुच्छेद 43A की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अनुच्छेद 43A की बात करते हैं। 43A में क्या बताया, देखो अनुच्छेद 43A में बताया गया, याद रखना इसे 42वां संविधान संशोधन कब की बात है, इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि राज्य सरकार उद्योगों के प्रबंधन में, उद्योगों के प्रबंधन में, उद्योगों के प्रबंधन में, उद्योगों के प्रबंधन में क्या करेगा उचित भागीदारी बनाएगा। क्या करेगा उद्योगों के प्रबंधन में उचित भागीदारी, उचित भागीदारी को अपनाएगा। याद रखना, यानी जो लोग उद्योगों में काम करते हैं उनके लिए प्रमुख व्यवस्था बनाएगा। ये बात कौन से आर्टिकल में बताएगी, अनुच्छेद 43A में बताएगी। और कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। क्या कहा गया कि राज्य उद्योगों के प्रबंधन में क्या करेगा उचित भागीदारी को अपनाएगा। और इसे कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। अब अपनी बात करते हैं 43B की बात करते हैं, अनुच्छेद 43B की बात करते हैं। 43B भी बहुत बार पूछा गया। देखो 43B की बात करते हैं, 43B में क्या बताया गया, 43B की बात करें तो याद रखना यह 57वां संविधान संशोधन 2011 के तहत, एक बार पेपर में सीधा पूछा गया था कि 43B कब जोड़ा गया, तो 57वां सहयोग संशोधन 2011 के तहत। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि सहकारी संस्थाओं का गठन किया जाएगा, यानी सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। सहकारी संस्थाओं को क्या दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। सहकारी संस्थाओं का गठन किया जाएगा, सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी सार्वजनिक संस्थाओं की गठन किया जा सकता है। ये बात कौन से आर्टिकल में, अनुच्छेद 43B में कहता है कि 57वां संविधान संशोधन हुआ 2011। ये अमेंडमेंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सहकारी संस्थाओं का गठन के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ, तो 43B। कौन सा हुआ, 43B। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि राज्य सरकार सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देगी अगर और उनका गठन करने को भी प्रोत्साहित करेगी। तो बात आगे सुनने 43A में क्या है,
43A में है उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। और 43B की बात करें इसमें सहकारी संस्थाओं का गठन अर्थात उनको बढ़ावा देने की बात कहेगी। और कब जोड़ा गया? 57वां संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 57वां संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 57वां संविधान संशोधन 2011 के तहत ये बात जुड़ेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ रही होगी। अगर आप लोगों को समझ में आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर इसके बाद हमने चलते हैं आगे और आगे बात करते हैं अनुच्छेद 44 की। किसकी बात करते हैं? अनुच्छेद 44 की बात करते हैं। तो दोस्तों यहां तक उतार लिया होगा आप लोगों ने। अब अपनी बात करते हैं अनुच्छेद 44 की। किसकी बात करते हैं? अनुच्छेद 44 की बात करते हैं। 44 में क्या बात बताएगी? 44 में बहुत ही बढ़िया बात बताएगी है। और 44 जो अनुच्छेद है बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है। और क्या कहता है देखो अनुच्छेद 44 क्या कहता है देखो, बात करते हैं अनुच्छेद 44 की। अनुच्छेद 44 की बात करते हैं। देखो 2 चौका है तो 2 चौका एक समान है। तो एक समान का मतलब है समान सिविल सहायता। क्या है? समान सिविल नागरिक सहायता। समान सिविल नागरिक सहायता। समान सिविल नागरिक सहायता के बारे में बताया गया। याद रखना, समान सिविल नागरिक सहायता के बारे में बताया गया। कौन सा आर्टिकल? देखो 2 चौका एक समान है तो एक समान का मतलब है समान सिविल नागरिक सहायता। समान सिविल नागरिक सहायता मतलब है राज्य में रहने वाले नागरिकों के एक समान कानून और एक समान धर्म होंगे। देखो इसमें कहा गया कि राज्य में कोई भी नागरिक हो, राज्य में रहने वाले लोगों का एक समान धर्म होगा। एक समान क्या होगा? एक समान धर्म होगा और एक समान ही क्या होगा? कानून होगा। चाहे तो राज्य में कोई सा भी धर्म हो, ठीक है, कोई से धर्म का व्यक्ति हो, अगर राज्य सरकार कानून बनाकर ये डिसाइड कर देना भी सभी लोगों का एकमात्र हिंदू धर्म ही होगा, राज्य में रहने वाले जितने भी लोग हैं सभी के लिए एक ही धर्म होगा। कौन सा? हिंदू धर्म है। और इस धर्म को क्या बनाया जाए? कानून बनाया जाएगा। तो सभी के लिए एक कानून भी हो गया और एक धर्म भी हो गया। और जो कोई भी इस कानून की अवहेलना करेगा तो उसको सजा का भी प्रावधान हो सकता है। ये बात कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 44 में। अर्थात क्या कहता है? सभी को एक समान सिविल सहायता, यानी राज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को क्या होगा? एक समान कानून है और एक समान धर्म की क्या होती है? व्यवस्था की जाएगी। समझ में आ गई बात? क्या यह होता है समान सिविल नागरिक सहायता। याद रखना, बात करें ये भी पूछा जा सकता है कि समान सिविल नागरिक सहायता अपनाने वाला पहला राज्य, याद रखना 1867 की बात है। कब की बात है? 1867 की बात है। यह समान सिविल नागरिक सहायता अपनाने वाला पहला राज्य था गोवा। कौन सा राज्य था? गोवा। और यहाँ पर शासन किसका था? पुर्तगालियों का। किनका शासन होता था? पुर्तगालियों का शासन होता था। और पुर्तगालियों के समय एक समान सिविल नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? गोवा था। कौन सा था? गोवा था। ये स्वतंत्रता से पहले की बातें हैं। कब की बात है? भारत की आजादी से पहले की बातें हैं, स्वतंत्रता से पहले की बात है, याद रखना। अगर पूछा जाए वर्तमान की बात करें तो वर्तमान भारत का कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। वर्तमान बात करें तो वर्तमान उत्तराखंड भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर कौन सा कानून लगाया गया? वर्तमान उत्तराखंड राज्य में इस कानून को क्या कर दिया गया है? लागू कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? लागू कर दिया गया है। और अभी वर्तमान की बात करें स्वतंत्रता के बाद इस कानून को लागू करने वाला वर्तमान भारत का कौन सा स्टेट है? तो उत्तराखंड है। कौन सा है? उत्तराखंड है। बात आगे समझ में क्या? तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आर्टिकल 44 समान सिविल नागरिक संहिता के बारे में आपको पता चला होगा कि समान नागरिक सिविल संहिता क्या होती है। यानी सभी धर्मों के लोग, यानी राज्य में रहने वाले कोई भी नागरिक हो, प्रत्येक नागरिक के लिए क्या होगा? एक समान कानून होगा, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। और याद रखना समान सिविल नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो याद रखना पुर्तगालियों के समय गोवा था। लेकिन वर्तमान भारत की बात की जाए तो वर्तमान भारत में कौन है? वर्तमान भारत की बात करें तो वर्तमान भारत में कौन? उत्तराखंड। कौन है? उत्तराखंड है। ये बात है, याद रखना दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। अगर समझ में नहीं आ रही तो आप क्या कर सकते हो? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब लिख सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो बढ़िया। और यहाँ तक आज अपन लोगों ने पढ़ा अनुच्छेद 44 तक है। तो दोस्तों क्लास को लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो, अपने दोस्तों के मध्य क्लास को शेयर कर दिया करो ताकि मेरा भी हौसला हो सके। इसके बाद में कल अपन लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 45 में शिक्षा के बारे में है, फिर 46 पढ़ेंगे, फिर 47 पढ़ेंगे जिनमें पोषाहार सुधार के बारे में, 48 वन्य जीवों के बारे में,
49 क्या बताया गया, 49 बताया गया राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। 50 में क्या है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग है। 51 में क्या बताया गया, 51 में बताया गया भारत की विदेश नीति, और शायद 51 को क्या कहते हैं, विदेश नीति का आधार कहते हैं। बात आगे होगी दोस्तों समझ में। इसी प्रकार अपन लोग चलते रहेंगे और भारतीय पॉलिटिकल साइंस यानी भारतीय राज व्यवस्था को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में अपन लोग करेंगे बेसिक से शुरुआत राजस्थान पॉलिटिकल की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्लास सभी को अच्छी लगी होगी, बढ़िया लगी होगी। तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर लिखा करो ताकि मेरे को भी हौसला मिल सके, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किया करो। तो थैंक यू दोस्तों, शुभ रात्रि। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं फिर वापस इसी टाइम।